अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत हैं। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने सवालात का इयादा इस हिस्से के 2 सवालात को हल करना सीखा था और वो सवालात थे 17.4 और 17.5। आज के लेक्चर में मज़ीद एक कदम आगे बढ़ेंगे और 4 सवालात यानी 17.6, 17.7, 17.8 और 17.9 को हल करना सीखेंगे और देखेंगे कि किस इल्म को हम यहाँ पे लागू करेंगे। हमने जो तसव्वुरात सीखे हैं उनमें से किन का इतलाक किस सवाल पे होना है, ये सब कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, जैसा कि मैं आज लेक्चर के आगाज़ में बता चुका हूं कि आज हम आगाज़ करेंगे सवाल नंबर 17.6 से, जिसमें हमसे पूछा यह जा रहा है कि रेडियो वेव्स की खला में ट्रांसमिशन की वजाहत करें। अब रेडियो वेव किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ये ज़रा सुन लें। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि हम किसी भी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं बजरिया इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमने भेजे थे वायर्स के जरिए से। लेकिन अगर मैंने अपना ये सिग्नल बहुत ही दूर तक भेजना है तो उसके लिए मुझे इतनी लंबी वायर बिछाने की जरूरत होगी, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो क्यों ना मैं ऐसे सिग्नल को रेडियो वेव्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दूं। फर्ज करें कि आपके घर में आने वाले टेलीविजन की जो सिग्नल्स हैं ये भी रेडियो सिग्नल्स की मदद से आप तक पहुंच रहे हैं। अब ये रेडियो सिग्नल किस तरह से काम करेगा, इसकी मैं आपको मिसाल दूंगा रेडियो स्टेशन से। फर्ज करें कि सबसे पहले रेडियो स्टेशन से जो आवाज पैदा हो रही है वो आवाज माइक्रोफोन से आ रही है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक अदद होना चाहिए माइक्रोफोन। मैं डायग्राम की मदद से स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझाता चला जाऊंगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए एक अदद माइक्रोफोन, और माइक्रोफोन आपकी किताब वाले ने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। अब ये माइक्रोफोन से पैदा होंगी हमारे पास ऑडियो सिग्नल्स। ऑडियो सिग्नल्स जैसे ही इस माइक्रोफोन से पैदा होंगे तो माइक्रोफोन इस ऑडियो सिग्नल को बदल देगा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के अंदर। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स क्या हैं? ये इलेक्ट्रिक करंट की ही दूसरी सूरत है। अब जैसे ही ये माइक्रोफोन से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स गुजरेंगे तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को थोड़ा सा एम्पलीफाई किया जाएगा। एम्पलीफाई करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इस सिग्नल को बड़ा करके भेजें ताकि जिस मंजिल मकसूद तक आप सिग्नल भेजना चाहते हैं वो सिग्नल उसे आसानी से मुंतकिल हो जाए। तो देखें डायग्राम में हम चलेंगे आगे, जहां पे इस जगह पे एक ऑडियो सिग्नल पैदा हो रहा है। इस ऑडियो सिग्नल के आगे हम लोगों ने रखा हुआ है एक अदद मॉड्यूलेटर, और मॉड्यूलेटर के आगे पड़ा हुआ है एक अदद एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर को जोड़ा गया है एक अदद एंटीना के साथ। अब सारी वर्किंग दोबारा से सुन लें। हमारे पास ये चीज है जी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से क्या चीज पैदा हुई? माइक्रोफोन से ऑडियो सिग्नल्स पैदा हुए। ऑडियो सिग्नल्स पैदा होंगे तो इस जगह पे ऑडियो एम्पलीट्यूड यानी कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी का कोई एम्पलीट्यूड आगे की जानिब बढ़ेगा। यहां पे रखा गया है एक अदद मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करेगा जी? मॉड्यूलेटर आपके इस ऑडियो सिग्नल को बदल देगा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के अंदर। मॉड्यूलेटर से बात आगे जाएगी एम्पलीफायर पे। एम्पलीफायर आपके उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बड़ा कर देगा और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएंगे इस एंटीना के पास, और एंटीना क्या करेगा? एंटीना सिर्फ और सिर्फ इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मरबूत कर देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए ये आपकी इंफॉर्मेशन खला में इस तरह से चली जाएगी। ये तो हो गया हमारा सारे का सारा कहानी ट्रांसमीटर एंड पे, कि जो भेजने वाला है उस के एंड पे कहानी किस तरह से चलेगी। लेकिन जिस जगह पे जा रही है उस जगह पे भी तो इसी तरह का कोई सेटअप होना चाहिए। अब ये जो वेव्स मैंने आगे भेजनी है
आगे रिसीवर के पास जब जाएंगी तो रिसीवर के पास पहुंचते ही सबसे पहली चीज लगी होगी एंटीना। यह एंटीना क्या करेगा, इन वेव्स को कैप्चर करने की सलाहियत रखता होगा, इन वेव्स को पकड़ने की सलाहियत रखता होगा। इस एंटीना के साथ नस्ब किया हुआ है एक अदद एम्पलीफायर, फिर अटैच किया गया है एक अदद डीमॉड्यूलेटर, और फिर अटैच किया गया है ऑडियो एम्पलीफायर, और फिर अटैच किया गया है एक अदद लाउड स्पीकर, जिससे आप इस सिग्नल को सुन सकेंगे। देखें जी, ये मैंने कहा है एंटीना है। ये एंटीना क्या करेगा, जो वहां से वेव्स बाहर निकली हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खला में पहुंच गई, ये इन वेव्स को पकड़ने की सलाहियत रखता होगा। यानी कि ये वेव्स इस तरह से इस एंटीना पे आके गिरेंगी, और जैसे ही वेव आई हैं, वेव की सूरत में आई हैं, रेडियो वेव्स की सूरत में आई हैं। अब रेडियो वेव्स जैसे ही इस एंटीना पे पड़ेंगी, आगे पड़ा हुआ है एक अदद एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर इस सिग्नल को दोबारा से बड़ा करेगा, क्योंकि हो सकता है कि रास्ते में आते आते सिग्नल थोड़ा सा वीक हो गया हो, तो आसानी से उस सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए, उसको देखने के लिए, समझने के लिए एम्पलीफायर उस सिग्नल को दोबारा से बड़ा कर देगा। आगे पड़ा हुआ है एक अदद डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, जो सिग्नल आपने भेजा है वो तो रेडियो फॉर्म की सूरत में आया है, लेकिन आपने असल में क्या भेजा था, साउंड सिग्नल भेजा था। ये डीमॉड्यूलेटर दोबारा से इसको साउंड सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करेगा। साउंड सिग्नल फिर आगे जाएगा, और यहां पे पड़ा हुआ है ऑडियो एम्पलीफायर। ये ऑडियो एम्पलीफायर क्या करेगा, आवाज की मैग्नीट्यूड को फिर से बढ़ा देगा, और ये आवाज सुनने के लिए हमने यहाँ पे नस्ब किया हुआ है एक अदद लाउड स्पीकर, और इस लाउड स्पीकर पे हम उस आवाज को जो कि भेजी गई है हमें, हम उसको सुन सकते हैं। तो ये जो सारी कहानी है, ये सारी की सारी कहानी है रिसीवर एंड पे, कि रिसीवर के एंड पे किस तरह से ये सिग्नल उसे मौसूल होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस डायग्राम की मदद से मैंने बड़ी आसानी से, बड़ी वजाहत के साथ समझा दिया है, आपने इसे समझ भी लिया है। इसी तरह से डायग्राम बनाएंगे, और साथ ही साथ इस डायग्राम में जो जो काम मैंने बताए हैं, आपने इसे अल्फाज की सूरत भी दे देनी है, ताकि आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकें। आइए चलते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। जी, तो ये रहा हमारे आज के लेक्चर का दूसरा सवाल, और वैसे ये सवालात का अयादा इस हिस्से का 7वां सवाल है, जिसमें हमसे पूछा ये जा रहा है कि लाइट सिग्नल्स को ऑप्टिकल फाइबर्स की मदद से कैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, ये किस उसूल के तहत भेजा जाता है। तो हमने अपने चैप्टर नंबर 12 के अंदर ये बात तय कर ली थी कि ऑप्टिकल फाइबर में जिस उसूल को मद्देनजर रखा जाता है, उस उसूल को नाम दिया जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस उसूल को मद्देनजर रखते हुए ऑप्टिकल फाइबर के जरिए से लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। अब जब ये बता चुका हूं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से लाइट सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो दो शराइत हैं वो भी पता होंगी, तभी हम देख सकेंगे कि लाइट सिग्नल किस तरह से ऑप्टिकल फाइबर्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। तो इन शराइत में से सबसे पहली शर्त तो यह है कि रोशनी की रे कसीफ मीडियम से लतीफ मीडियम में सफर कर रही हो। एक तो ये हो गई जी, और दूसरी ये है कि जो इस रोशनी की रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यह बड़ा होना चाहिए। एक एंगल है जिसका नाम है क्रिटिकल एंगल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तब ही
ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अमल वकूफ़ पज़ीर होगा। और जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अमल वकूफ़ पज़ीर हो जाएगा तो आप देख सकेंगे कि रोशनी एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से मूव करेगी, फासला तय करेगी। इसके लिए आप ये डायग्राम देखें। इस डायग्राम में आपको ऑप्टिकल फाइबर के दो हिस्से नजर आ रहे हैं। अंदरूनी हिस्से को हम नाम देंगे कोर का, और बैरूनी जो हिस्सा नजर आ रहा है ये है क्लैडिंग। कोर और क्लैडिंग में फर्क ये होता है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज्यादा होता है। अब यहां पे उस पहली रे को देखें जो कि बिल्कुल सीधी बगैर किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस से कसीफ मीडियम से लतीफ मीडियम में दाखिल हो रही है। यहां पे एक शर्त तो पूरी हो रही है, लेकिन दूसरी शर्त कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो वो हमें नजर नहीं आ रही। तो रोशनी की रे बिल्कुल सीधा गुजर गई। इसका मतलब है कि रोशनी यहां पे रिफ्रैक्ट हो गई है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रोशनी का सिग्नल जो हम भेजना चाहते थे वो ऑप्टिकल फाइबर के दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच सका। इसका मतलब यह हुआ कि रोशनी का सिग्नल यहाँ पे जाया हो गया। अब अगर दूसरी रे को देखें तो दूसरी रे कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है, लेकिन अब की बार भी ये रोशनी की रे बजाय कि दोबारा कसीफ मीडियम में दाखिल हो जाए, लतीफ मीडियम में क्लैडिंग से होती हुई हवा में निकल गई। यानी कि यहां पे भी रोशनी रिफ्रैक्ट हो गई, यानी कि रोशनी जाया हो गई। अब तीसरी वेव देखें। तीसरी वेव में रोशनी की रे निकल रही है और जैसे ही वो रिफ्रैक्ट हो रही है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो कोर और क्लैडिंग को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल सफर तय कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे अब देखें आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ कितना बन रहा है, 90 दर्जे का बन रहा है। और ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाए 90 दर्जे का, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल तक तो हम पहुंच चुके हैं। हमने कहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ उसी सूरत में होगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। तो चौथी रे के अंदर मैंने क्या किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि रोशनी की रे रिफ्लेक्ट हुई है, उस बाउंड्री पे पड़ने के बाद क्लैडिंग में नहीं गई बल्कि कोर के अंदर वापस आ गई है। तो अब मैं कहूंगा कि चूंकि रोशनी की जो रे मैंने भेजी थी वो सारी की सारी वापस आ चुकी है, तो इस तरह के अमल को हम नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। पांचवी रे भी देखें, पांचवी रे में भी यही कुछ हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, जिसकी वजह से रोशनी की रे उस कोर के अंदर ही आ गई है और कोर के अंदर आई तो इसका मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई। और इस तरह से जाते जाते रोशनी की रे ऑप्टिकल फाइबर के दूसरे सिरे से निकल जाएगी। इसका मतलब है एक जगह से जहां से आपने मैसेज भेजा दूसरे सिरे पे उसी तरह से ये मैसेज मौसूल हो जाएगा। और चूंकि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इस्तेमाल होने वाली वेव्स वो होती हैं लाइट सिग्नल्स की सूरत में, और लाइट सिग्नल्स इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि कायनात के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड वाली जो चीज है वो लाइट है, और इसकी स्पीड है 30 करोड़ मीटर फी सेकंड। यानी कि लाइट एक सेकंड के अंदर 30 करोड़ मीटर का फासला तय करती है। उम्मीद करता हूं यह सवाल आपको समझ आ गया होगा। चलें बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। जी तो ये रहा हमारे आज के लेक्चर का तीसरा सवाल, कि जिसमें हमसे पूछा यह जा रहा है कि कंप्यूटर से क्या मुराद है, रोजमर्रा जिंदगी में इसका किरदार क्या है। तो चलें सबसे पहले हम तारीफ लिख लेते हैं कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर किस तरह का आला है। हमने इसकी तारीफ कुछ इस तरह से की थी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन है जो जमा, ज़रब और तफरीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जब कंप्यूटर मार्ज़ वजूद में आए तो कंप्यूटर के बुनियादी यही तीन काम थे कि वो प्रोसेसिंग करता था, जमा,
ज़रब और तफरीक, डाटा को जमा कर दिया ये भी प्रोसेसिंग है, डाटा को ज़रब कर दिया ये भी प्रोसेसिंग की एक किस्म है, और डाटा को तफरीक कर दिया ये भी प्रोसेसिंग की एक किस्म है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, कंप्यूटर के इस्तेमालात भी बढ़ते चले गए। अब सवाल में दूसरा हिस्सा हमसे ये पूछा जा रहा है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका किरदार क्या है। तो आप हेडिंग देंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में कंप्यूटर का किरदार। तो अब हम देखेंगे कि रोजमर्रा जिंदगी में कंप्यूटर कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है और किस किस मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर्स का दफ्तरी इस्तेमाल क्या है। दफ्तरों में अगर कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मैंने कहा है कि कंप्यूटर का काम है प्रोसेसिंग का, ये जमा ज़रब तफरीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्ज करें कि अगर किसी दफ्तर में कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा रहा है तो कंप्यूटर चूंकि लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए और सारा हिसाब किताब रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी उस दफ्तर में काम करने वाले जितने भी मुलाजमीन हैं उन सब की तनख्वाहें, उन सब की हाजिरियों का रिकॉर्ड और उन सब की जो तनख्वाहें बनती हैं महीने के आखिर में, उन सब का हिसाब किताब इसी दफ्तरी रिकॉर्ड में रखने के लिए हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ना सिर्फ दफातर में बल्कि तालीमी इदारों में भी कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। तालीमी इदारों में कंप्यूटर किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी भी तालीमी इदारे में अगर उसने कोई ऑफिशियल लेटर लिखना है तो वो कंप्यूटर पे टाइप किया जाएगा, उसे ईमेल करना है वो भी कंप्यूटर के ज़रिए की जाएगी। और ना सिर्फ ये सारी ऑफिशियल चीज़ें बल्कि आपकी जो किताबें लिखी जा रही हैं ये भी कंप्यूटर के अंदर ही लिखी जा रही हैं, कंप्यूटर पे ही टाइप की जाती हैं और फिर कंप्यूटर की मदद से ही एक प्रिंटर लगा दिया जाता है और वो प्रिंटर उस किताब को प्रिंट करके आपके सामने पहुंचा देता है। यानी कि कंप्यूटर का सिर्फ एक काम नहीं है, कंप्यूटर हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, ना सिर्फ दफ्तरों और तालीमी इदारों में बल्कि कंप्यूटर हस्पतालों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हस्पताल में कंप्यूटर किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हस्पतालों में कंप्यूटर किसी भी बीमारी की तशखीस और साथ ही साथ उस बीमारी के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। डॉक्टर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से का जब मुआयना करते हैं तो जिस्म के अंदरूनी हिस्से का मुआयना करने के लिए जिस्म के अंदर एक एंडोस्कोप डाला जाता है और वो एंडोस्कोप जिस्म के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर किसी एक स्क्रीन पे दिखाता है और वो स्क्रीन कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जिसकी मदद से डॉक्टर को तशखीस करने में और उसका इलाज लिखने में आसानी हो जाती है। और ना सिर्फ ये मेडिकल फील्ड के अंदर बल्कि रेलवे के महकमे के अंदर भी ये कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। रेलवे में कंप्यूटर इस्तेमाल इस तरह से हो रहे हैं कि ट्रेनों के शेड्यूल बनाने के लिए इन कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है। ना सिर्फ ट्रेनों के शेड्यूल बल्कि टिकटों की बुकिंग के लिए और सारा रिजर्वेशन चार्ट बनाने के लिए सारी की सारी जो मदद हम लेते हैं वो कंप्यूटर से लेते हैं। ना सिर्फ रेलवे स्टेशन में बल्कि महकमा मौसमियात वाले, यानी कि ऐसा महकमा जो मौसम के हाल के बारे में आपको आगाह रखता है, वो भी कंप्यूटर के ही इस्तेमाल से डाटा को स्टोर कर लेता है और एक हफ्ते का डाटा आप तक पहुंचा देता है। आपने अक्सर मोबाइल पे जब वेदर प्रेडिक्शन आप चेक करते हैं, मौसम की पेशगोई चेक करते हैं तो आपको एक हफ्ते की पेशगोई बता रही होती है कि इस हफ्ते में मौसम कैसा रहेगा। तो महकमा मौसमियात वाले कंप्यूटर को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ना सिर्फ ये मुख्तलिफ महकमों में इस्तेमाल होता है बल्कि इसे इनफरादी तौर पे भी माहिर तामीरात जो होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि नक्शा बनाने में महारत रखते हैं, वो भी कंप्यूटर की मदद से घर बनने से पहले ही पूरे घर का नक्शा तैयार कर लेते हैं।
ये जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ये 3 डायमेंशनल टेक्निक कहलाती है, जिसमें घर बनने से पहले ही पता चल जाएगा कि घर के इस हिस्से पे किचन होगा, इस हिस्से में ड्राइंग रूम होगा, इस हिस्से में टीवी लाउंज होगा, इस हिस्से में हमारे पास गैराज होगा। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर की मदद से ही की जा रही हैं। तो आप इसके अलावा मज़ीद आपके जहन में जो इस्तेमालात आएँ, आप वो कंप्यूटर के इस्तेमालात लिख सकते हैं जो कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सवाल की भी समझ आई होगी। मैंने आपके सामने सिर्फ पॉइंट्स बनाए हैं और पॉइंट्स बना के उसको वज़ाहतन बता दिया है आपको। आपने इस पॉइंट्स के बाद हेडिंग देने के बाद आगे लफ्ज़ों में भी बयान करना है। चलें बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की जानिब। जी तो ये रहा हमारे आज के लेक्चर का चौथा सवाल। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है। मुख्तलिफ हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखें। तो चलें सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में लिखते हैं कि हार्डवेयर क्या है। उसके लिए हम हार्डवेयर की हेडिंग दे देते हैं। तो हमने अपने लेक्चर्स के अंदर ये बात तय की है कि हार्डवेयर्स कंप्यूटर के वो हिस्से हैं जिनको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। और इसके बरअक्स हम सॉफ्टवेयर की तारीफ कुछ इस तरह से हमने देखी थी। सॉफ्टवेयर की हेडिंग दें और सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है जी। सॉफ्टवेयर हदायत का वो मजमुआ है जो कि हार्डवेयर को फ्राहम की जाती हैं कि हार्डवेयर जिनकी मदद से कोई मुतल्लका काम सर अंजाम देता है। तो यहाँ पे हेडिंग दे दें एक पॉइंट की और देखें जी कि सॉफ्टवेयर क्या काम करता है। तो आप कहेंगे कि हदायत का वो मजमुआ जो हार्डवेयर को काम सर अंजाम देने के लिए रहनुमाई फ्राहम करता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अब हार्डवेयर का वो हिस्सा लिखते हैं जो कि आपकी किताब में लिखा हुआ है। आपकी किताब वाला कह रहा है कि हार्डवेयर का ताल्लुक मशीनरी से होता है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और उसको सपोर्ट करने वाले तमाम अप्लायंसेस पर मुश्तमिल होती है। इन अप्लायंसेस में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस स्टोर करने वाले डिवाइसेस और कम्युनिकेशन डिवाइसेस शामिल हैं। फिर सॉफ्टवेयर के बारे में आपकी किताब वाला लिखता है कि सॉफ्टवेयर से मुराद कंप्यूटर प्रोग्राम्स और उनको सपोर्ट करने वाले मैनुअल्स हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स मशीन से पढ़ी जाने वाली हिदायत हैं जो CBIS यानी कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के हार्डवेयर पार्ट्स में मौजूद सर्किट्स को फराहम की जाती हैं ताकि डेटा से कारआमद इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके। प्रोग्राम्स आमतौर पर इनपुट और आउटपुट मीडियम पर स्टोर होते हैं जो कि अक्सर डिस्क या टेप होते हैं। मजीद हमसे यह सवाल में पूछा गया है कि आपने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर और मुख्तलिफ हार्डवेयर के नाम लिखने हैं। तो चलें हम नाम लिख लेते हैं। हार्डवेयर में आप जितनी भी ऐसी चीज़ें कंप्यूटर की जिनको छू सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर में आएंगे। उसमें आप लिख सकते हैं कि माउस, कीबोर्ड, इसके अलावा मॉनिटर, इसके अलावा आप लिखेंगे CPU जिसे आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। आप प्रिंटर भी लिख सकते हैं। जितनी मिसालें आप चाहें और जो आपको याद आ रही हों कि जिनको आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। इसके बरअक्स सॉफ्टवेयर की मिसालें हैं विंडोज। फिर एक मिसाल आपने इसी चैप्टर में देखी जिसको आपने नाम दिया लिनक्स का।
और इसे लिखा जाता है LINUX। इसके अलावा और भी आप सॉफ्टवेयर्स के नाम लिख सकते हैं जो भी आपको याद हों, जैसा कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। इस तरह के जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं आप उनमें से किसी का भी नाम लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल भी आपको समझ आ गया है। आपने इसी तरह से इसको पॉइंट्स की सूरत में नोट्स के अंदर लिख लेना है। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, अब आप सीख चुके हैं मजीद 4 सवालात का हल और मजमूई तौर पे अब आप 9 सवालात को हल कर चुके हैं। इन तमाम के नोट्स साथ साथ बनाते चले जाएंगे, इसी में आपके लिए आसानी है। बकिया जितने भी सवालात हैं हम देखेंगे उसे आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।